हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब धुरवा का छठा चैप्टर गारो। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अपने प्रदेश या किसी अन्य राज्य की किसी जनजाति के बारे में पता करो, उसके बारे में अपनी कक्षा में बताओ। तो अपने प्रदेश या किसी अन्य राज्य की किसी जनजाति के बारे में आपको बताना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मुंडा जनजाति की। तो जो मुंडा जनजाति है वो झारखंड की मुख्य जनजातियों में से एक है। यह भारत की पुरानी जनजातियों में से एक कही जाती है। तो ये जनजाति काफ़ी पुरानी जनजाति है। अधिकतर मुंडा जो है वो रांची ज़िले में ही निवास करते हैं। इनकी भाषा जो है वो मुंडारी कही जाती है। इनका मुख्य पेशा कृषि है। जंगल इनकी जीविका का मुख्य और उपयोगी साधन है और यह जनजाति अपनी लोक कथा और लोकगीतों के लिए विश्व में खासी प्रसिद्ध है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यह पाठ एक लोक कथा पर आधारित है। अगर तुमने भी कभी कोई लोक कथा सुनी है तो लोक कथा और सामान्य कहानी के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करो। तुम्हें बताना है कि लोक कथा क्या होती है और कहानी क्या होती है। तो आंसर होगा कि लोक कथा और सामान्य कहानी में बहुत अंतर होता है। तो लोक कथा जो होती है किसी सत्य कहानी पर आधारित होती है, जबकि सामान्य कहानी होती है वो काल्पनिक होती है। जैसे कि सामान्य कहानी होगी उसमें परियों की बातें बताई जाएंगी, परियों के बारे में बताया जाए, कि परियां होती नहीं हैं तो हम एक कल्पना कर लेते हैं। और लोक कथा हमारी संस्कृति का आधार होती है। सामान्य कहानी के साथ ऐसा होना आवश्यक नहीं होता। तो लोक कथा में उस समय के जनजीवन का सजीव चित्रण होता है। सामान्य कहानी में इस तथ्य का अभाव होता है, सजीव चित्रण नहीं होता। तो यह हमारी अमूल्य धरोहर हैं। जो लोक कथाएँ हैं वो हमारी अमूल्य धरोहर हैं जो सदियों से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी को मिल रही हैं। तो सामान्य कहानी में ऐसा नहीं होता। तो लोक कथा मौखिक रूप में जीवित होती हैं। तो लोक कथाएँ जो होती हैं मौखिक रूप में जीवित होती हैं और जो कहानियाँ होती हैं वो लिखित अवस्था में होती हैं। तो लोक कथा के निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु सामान्य कहानी में सभी जानकारी मिल जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, गारो लोगों ने बहुत लंबी यात्रा की थी। यदि तुमने भी कोई लंबी यात्रा की हो तो अपनी यात्रा के बारे में लिखो। तो तुम्हें यहाँ पर अपनी यात्रा के बारे में लिखना है। तो आप जो भी आपने यात्रा की हो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम इसमें अपनी यात्रा के बारे में लिखेंगे। जैसे कि एक बार मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली से गढ़वाल घूमने गया। तो हमने पूरी रात बस में बैठकर सफ़र किया। सुबह हम रामनगर पहुंचकर हमने दूसरी बस ली। तो वहाँ से हमारी यात्रा काफ़ी कठिन थी। वातावरण जो था बहुत ही सुंदर था, सफ़र उतना ही कठिन था। मतलब जो वहाँ का वातावरण था वो तो बहुत सुंदर था, लेकिन सफ़र उतना ही कठिन था। तो बस धीमी गति से चल रही थी, तब भी हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दोपहर 12 बजे हमारी बस ने हमें एक पक्की सड़क थी उसके किनारे छोड़ दिया। तो वहाँ पहुँचकर तो ऐसा लगा मानो हम स्वर्ग में पहुँच गए हों, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था बहुत सुंदर था, सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ मन को आनंदित करने वाला दृश्य विद्यमान था। तो मेरे मामा जी जो थे वो हमें लेने आए थे। हमारा घर पहाड़ की तराई पर था, तो हमें नीचे तक पैदल यात्रा करनी थी। सारा सामान उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया। हम जंगल के रास्ते से गुजरे, वहाँ शांति छाई हुई थी। कहीं कहीं पर पानी की आवाज़ और पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो ये जो आवाज़ें थी बहुत सुकून दे रही थी। तो हमें ये लग रहा था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो वहाँ डर भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, चारों तरफ जंगल जंगल था और इस तरह की जो आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ें तो बहुत अच्छी लग रही थी, कानों को सुकून दे रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कहीं कहीं वहाँ पे जंगली जानवर ना आ जाए। 2 घंटे की उतराई के बाद क्या हुआ, हमारा तो दम ही निकल गया, सांस फूलने लगी। फिर काफ़ी देर बाद क्या हुआ, हम गांव पहुंच गए और हमने बहुत बड़ी राहत की सांस ली। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो गारो एक जनजाति का नाम है। इनका संबंध चीन और तिब्बत से माना जाता है। जो गारो जनजाति है वो चीन और तिब्बत की मानी जाती है। तो प्राचीन काल में यह खाने पीने के साधनों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरते रहते थे, घूमते रहते थे। तो मेघालय को इन्होंने अपना लिया और यहीं के हो गए। तो इस जनजाति के लोग काफ़ी शांति प्रिय होते हैं। इन्हें
प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। प्रकृति के बीच में रहना इन्हें विशेष प्रिय होता है और ये परिश्रमी, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। मतलब जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, गारो लोग एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे? तो गारो लोग थे वो एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे? क्योंकि गारो लोग स्वयं के खाना बदोश जीवन से तंग आ गए थे। खाना बदोश मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये खाने की तलाश में घूमते रहते थे। तो इस तरह का जीवन जो था वो इनको अब रास नहीं आ रहा था। इस जीवन से वो काफ़ी तंग आ चुके थे। तो भोजन के लिए कई कई दिनों तक ये भटकते रहते थे। तो विषम परिस्थितियों तथा मौसम का सामना करना, जंगली जानवरों के हमले से वो थक चुके थे। तो वे अपने लिए सुरक्षित और उपजाऊ स्थान चाहते थे जहाँ रहकर वह एक सुरक्षित और अच्छा जीवन जी सके। इसलिए वह किसी अच्छे स्थान पर बस जाना चाहते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जा पा, जलिन पा और सुख पा, बुंगी पा का नाम आदर से क्यों लिया जाता है? तो इनका नाम आदर से क्यों लिया जाता है? क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी जाति के विकास और सुरक्षा के लिए सुंदर स्थान खोजा था। तो मेघालय राज्य इनके ही महत्वाकांक्षा का परिणाम है। जो मेघालय राज्य है वो इनकी ही महत्वाकांक्षा का परिणाम है कि आज गारो जनजाति सभ्य और फल फूल रही है। तो इन दोनों के दृढ़ निश्चय के कारण, तो इसलिए इन दोनों का नाम गारो जाति में बड़े आदर से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने गारो जनजाति को उठाने के काफ़ी प्रयास किए। फिर आपका अगला प्रश्न है, जंगलों से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो जंगलों से हमें कंदमूल, फल फूल, औषधियाँ, लकड़ियाँ इत्यादि प्राप्त होती हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि गारो पहाड़ किस प्रदेश में है? मानचित्र पर उस प्रदेश का नाम लिखो। तो गारो पहाड़ जो है वो मानचित्र में देखना होगा आपको कि ये कहाँ पे है। तो गारो पहाड़ मेघालय में स्थित है। तो मानचित्र में आप इसको देखकर बता सकते हैं। जो लाल निशान है वो गारो पहाड़ जो कि मेघालय में है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जन धन जाति बराबर हो गया जनजाति, शांति प्रिय धन बराबर हो गया शांति प्रिय, महापुरुष धन बराबर हो गया महापुरुष, और मित्रता धन पूर्व बराबर हो गया मित्रता पूर्व। तो जनजाति शब्द कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? जनजाति शब्द बना है दो शब्दों से, जन तथा जाति से। तो इसका अर्थ है लोगों की जाति, मतलब लोगों का समूह। प्राय यह शब्द भारत के आदिवासी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है शांति धन प्रिय। तो शांति प्रिय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शांति तथा प्रिय। तो इसका अर्थ है ऐसे लोग जिन्हें शांति पसंद होती है। तो आपको इनको बताना है किससे मिलकर बना है और इसका क्या अर्थ है। महापुरुष ये दो शब्दों से मिलकर बना है, महाधन पुरुष जिसका अर्थ होता है महान पुरुष। फिर है मित्रता पूर्व। तो यह शब्द जो है वो मित्रता और पूर्व शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यवहार जिसमें मित्र के समान स्नेह विद्यमान हो। फिर आपका अगला प्रश्न है, वर्षों तक इस प्रकार की यात्रा होती रही। वर्षों तक इस प्रकार की यात्रा होती ही रही। तो नीचे लिखे वाक्यों में सही जगह पर ही लगाकर बोलो। सुबह सुबह तक पड़ती रही, यह पंखा हमेशा आवाज़ करता रहता है, गारो लोगों का खाना बदोश जीवन कई सालों तक चलता रहा, और सुशील थक कर सो गया, 2 घंटे बाद बस चल पड़ी। तो पहला है सुबह सुबह तक पड़ती रही। तो सुबह सुबह तक पड़ती ही रही। यह पंखा हमेशा आवाज़ करता रहता है। तो यह पंखा हमेशा आवाज़ करता ही रहता है। गारो लोगों का जीवन खाना बदोश कई सालों तक चलता रहा। तो गारो लोगों का खाना बदोश जीवन कई सालों तक चलता ही रहा। सुशील थक कर सो गया, सुशील थक कर सो ही गया। 2 घंटे बाद बस चल पड़ी। तो 2 घंटे बाद बस चल ही पड़ी। फिर अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में सही अक्षर भरो। तो पहला है सा, शा और श, मतलब आपको भरना है सा, शा और शाह। ये तीनों शब्द भर के आपको ये जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। पहला है बी और या लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे शाह जो पा वाला होता है। फिर है सहा तो हम लिखेंगे सा। आकर्षक तो ये हम इस तरह से शाह लिखेंगे। पुरुष तो ये वाला शाह लिखेंगे। शेष में शाह लिखा जाएगा। विष में याला शाह लिखा जाएगा पा वाला, और विषम में पा वाला शाह। शत्रु में शाह लिखा जाएगा और इस तरह से शाह लिखेंगे शत्रु में। षटकोर में इस तरह से लिखेंगे। तो आप इनको इस तरह से देखकर लिख लेंगे।
फिर आपका अगला प्रश्न है सामाजिक पारंपरिक, ये शब्द एक प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। तद्धित प्रत्यय लगाए इसमें, तो इस प्रकार एक प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाओ। तो हमें क्या करना है, एक प्रत्यय लगाना है, सबके पीछे एक आना चाहिए। जैसे सामाजिक, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रत्यय लगाते हैं, समाज, समाज, धन, एक। इसी तरह साप्ताहिक, ये बन जाएगा व्यापारिक, व्यापार, व्यापारिक, सप्ताह, साप्ताहिक, संसार, सांसारिक, विवाह, वैवाहिक, व्यवहार, व्यवहारिक। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल से एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।